मनोज झा जी खुद चुनाव राजद लड़ ले, कांग्रेस को ही मना कर दे, वीआईपी को ही मना कर दे, लेफ्ट को ही मना कर दे, सबको मना करके अकेले लड़ लीजिए आप। ये तो अहंकार की भाषा है ना। हम ना कोई शर्त रखे डिप्टी सीएम का, ना हम कुछ रखे, उसमें आपको दिक्कत है। आप पशुपति पारस जी से बात करते हैं जो 10 साल से पूरे भाजपा को पूरे बिहार में देश में फैलाने का काम किया। आपको नहीं दिक्कत है। आपको मुकेश सहनी जी एनडीए में थे, उनसे दिक्कत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी मोदी कैबिनेट छोड़ के आए, उनका आप इस्तकबाल कर दिए। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। आदिल साहब बताइए, आपके ऑफर का बहुत बुरा हशर हुआ। हमने ईमानदारी से महागठबंधन के सामने, लालू जी के सामने प्रस्ताव रखा और हमारा मकसद जब भाजपा को हराना है, उनका भी मकसद भाजपा को हराना, इसीलिए हमने मकसद रखा था। क्योंकि 2019 में भी तेजस्वी जी, मनोज झा जी ने फ़ोन किया था, अख्तर उल इमान साहब को ऑफर दिया था कि आइए आप लोकसभा टिकट लड़ लीजिए, और वो चाहते हैं कि विलय हो जाए। हम विलय नहीं करेंगे। हम तो भाई एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, हम अपना विलय क्यों करेंगे। उसके 2020 में भी जब 5 MLA हम जीत कर आए तो लालू जी ने फ़ोन किया, तेजस्वी जी खुद फ़ोन किया, मनोज झा जी अपने मोबाइल से बैरिस्टर साहब से तेजस्वी जी का बात कराए। तो हम MLA जीत के आते हैं तो वो ठीक है, और हम आपके साथ ईमानदारी से महागठबंधन चाहते हैं। हम ना कोई शर्त रखे डिप्टी सीएम का, ना हम कुछ रखे, उसमें आपको दिक्कत है। आप पशुपति पारस जी से बात करते हैं जो 10 साल से पूरे भाजपा को पूरे बिहार में देश में फैलाने का काम किया। आपको नहीं दिक्कत है। आपको मुकेश सहनी जी एनडीए में थे, उनसे दिक्कत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी मोदी कैबिनेट छोड़ के आए, उनका आप इस्तकबाल कर दिए। मांझी जी एनडीए छोड़ के आए, बेटा को MLC बना के लोकसभा दे दिया उनको टिकट। लेकिन एक सीमांचल की एक क़यादत, एक मुसलमानों की क़यादत है, उसमें ऐसा क्या दिक्कत है भाई। हम आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी दुनिया में जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया, आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद गैर मुस्लिम भाई भी जो बड़े तादाद में, वो भी बैरिस्टर साहब को सलाम कर रहा है। भाजपा के पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो विदेश में जाए, वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वही सलमान खुर्शीद साहब, वही सरफराज साहब को, वही शशि थरूर जी को, वही मनीष तिवारी जी को भेजना पड़ा। उनको संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी और शहजाद पूनावाला उनको नहीं भेजा, यही बैरिस्टर साहब को भेजा। और लगातार अख्तर उल इमान साहब 11 साल से अध्यक्ष हैं। जिस तरीके से बेबाकी से सीमांचल की आवाज़, मुसलमानों की, दलितों की, और सीमांचल के बाहर पूरे बिहार के हर मजलूमों की आवाज़, उर्दू TTO, उर्दू अनुवादक हो, रोड की समस्या हो, स्कूल की समस्या हो, क्या कहते हैं, ब्रिज का मामला हो, पुल पुलिया हो, विकास का दूसरा नाम अख्तर उल इमान साहब है। और उसी तरीके से मेरे पार्टी के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में फैसला हुआ, उसमें इंजीनियर आफ्ताब साहब, जनरल सेक्रेटरी अख्तर साहब और पूरी टीम बैठी। हमने एक प्रस्ताव रखा कि भाई महागठबंधन से, जबकि महागठबंधन ने हमारे साथ छल किया, हमारे MLA को तोड़ा, सब कुछ किया, लेकिन हमने बड़े प्रोस्पेक्ट में, क्योंकि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराने के लिए हमने सोचा ईमानदारी से एक प्रस्ताव। आप बता रहे कि आपके साथ महागठबंधन ने बहुत छल किया, अभी आपने कहा, लेकिन फिर भी आप इतना गिर के महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। देखिए, बिहार का जो बड़ा तबका था, उसकी तमन्ना थी। क्योंकि 2020 में जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, प्रस्ताव किया था, तब लोग को लगता था कि नहीं, MIM ने कोशिश नहीं की। लेकिन इस बार हमने पहले से कोशिश की, बड़ी ईमानदाराना कोशिश की। अख्तर उल इमान साहब ने बड़े ईमानदाराना बात कहा, हमारे पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब ने बड़ी ईमानदारी से बात की। उस बात की इंडोर्समेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कर दिया। हमने उसके बाद एक चिट्ठी भी हमने लिख दी, एक सबूत भी रहे बिहार की जनता के सामने, जितनी भी मिल्ली तंजीम है, जितनी भी पूरे देश बिहार की मिल्ली तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन, सब चाहता है, सबका एक ही कहना था, आप लोग महागठबंधन में क्यों नहीं चले जाते हैं। चाहे जितनी भी बिहार की, जिससे भी बात हुई है बिहार की तंजीम, उस पर भी उसके बाद का उनका हमने एहतराम रखा, उनकी मशवरे को हमने माना। हमने महागठबंधन के सभी आदरणीय लालू जी को भेजा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश साहब को भेजा, दीपांकर भट्टाचार्य साहब माले के जनरल सेक्रेटरी, उनको भेजा। CPI में, CPM में मुकेश सहनी साहब से अख्तर उल इमान साहब बात भी की, चिट्ठी भी दी। हमने ईमानदारी से बात रखी। अब तो फैसला बिहार की जनता करेगी, सीमांचल की आवाम करेगी। बिहार का मुसलमान, बिहार का नौजवान, बिहार का मजलूम, बिहार का दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बिहार का आदिवासी भाई, वो फैसला लेगा कि अब क्या करना है। हमने रखा प्रस्ताव, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि लालू जी ये बात समझेंगे। लालू जी से मतलब अभी भी आपको उम्मीद है। आपको बता दें, राजद प्रवक्ता मनोज झा ने कहा AIMIM को चुनाव नहीं लाना चाहिए, तो क्या आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी? भाई सुनिए, राजद प्रवक्ता जो है मनोज झा जी को तो हम चिट्ठी नहीं लिखे हैं, हमने तो चिट्ठी लिखा है आदरणीय लालू जी को। अगर मेरा ये कहना है कि मुझे लगता है कि लालू जी, मनोज झा जी राज्यसभा से छोड़ दे, शरद यादव जी को क्यों नहीं आपने राज्यसभा दिया। शरद यादव जी का राज्यसभा चला गया था,
उनके घर परिवार किसी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, किसी मुसलमान को दे देते। आप आज तक राजद की तरफ से कोई दलित राज्यसभा नहीं गया है, ना जदयू की तरफ से गया है। मनोज झा जी क्यों राज्यसभा ले लिए? 2012 में तो वो राजद में आए हैं 10-11 में। आप ही बोलिए, आके 2-2 बार राज्यसभा बन गए। आपके सहरसा सुपौल में आपके बूथ में लोग भाजपा का वोट देता है। आप दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान सब वोट देता है। राजद पिछड़ों की एक, दलितों की एक आवाज है, और आप आके राज्यसभा ले रहे हैं और आप मशवरा भी दे रहे हैं। आप क्यों बैरिस्टर साहब को आपने फोन किया था? क्यों तेजस्वी जी से आपने बात कराया था जब 5 एमएलए जीते? जब भी अपोजिशन की जरूरत हुई, अपोजिशन को जरूरत हुई, अख्तरुल इमान साहब ने बेबाकी से अपोजिशन का साथ दिया। तेजस्वी जी से हाउस में पूछिए, आप पूछिए कि संजय सिंह साहब एमपी थे आम आदमी पार्टी के, क्यों फोन करवाया था आपने कि सारण में और पाटलिपुत्रा में एमआईएम कैंडिडेट नहीं थे? आपने क्यों सुरेंद्र यादव जी के खिलाफ कैंडिडेट मना करवाया? आपने क्यों ललित यादव जी के खिलाफ कैंडिडेट मना करवाया? आलोक मेहता साहब की तरफ मना कराया? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब ने लार्जर इंटरेस्ट में, क्योंकि मोदी को हराना था, हमने ईमानदारी से बात मानी। हम सोचे कि चलो मिलकर करेंगे, भाजपा को हराएंगे। लेकिन आप भाजपाई माहौल बनाइएगा, भाजपाई मानसिकता रखिएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि मनोज झा जो है वो भाजपाई भाई उनकी बातों से लगता है, जब 2019 में मनोज झा जी ने, हम उनको प्रोग्रेसिव समझते थे, समाजवाद का वो गमछा लेके उड़ते हैं और बड़ी अच्छी बात मुसलमानों के महफिल में डार्लिंग कहलाते हैं। तो आज बिहार का मुसलमान अब उनसे पूछेगा कि एमआईएम पशुपति पारस जी को ले सकते हैं, जो 10 साल से पूरे भाजपा को पूरे बिहार में फैलाया, देश में फैलाया, उनको अब ले सकते हैं। और एक मजलूमों की और सीमांचल की बेबसों की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब मिलकर एक कोशिश किए, उसको आप क्यों नकार दिए? आखिर क्या गलती है? आखिर मनोज झा साहब बताइए, ऐसा तो नहीं है। क्यों फोन किए आपने 2019 में? क्यों अख्तरुल इमान साहब पसंद है, उनकी पार्टी नहीं पसंद है? 2020 में एमआईएम का एमएलए पसंद है, एमआईएम से गठबंधन नहीं पसंद है। अब हम रिकॉर्डिंग तो रखते नहीं है, अपने भगवान को साक्षी मान के बोलिए कि हमने नहीं फोन किया था बैरिस्टर साहब को। 2020 में भी बैरिस्टर साहब ने दिल्ली में मनोज झा जी से मुलाकात की थी। अच्छा, और बोला था अलायंस कीजिए, मिल के लड़िए। अब बिहार की आवाम, सीमांचल की आवाम, जितनी भी मिल्ली तंजीम है, उनके सामने हम अपनी बात रख दिए। अब मिल्ली तंजीम ने हमें गुजारिश की थी, हमारे मशवरा दिया था, हमने उनसे बात कहा था, उनके सामने हमने अपनी बात रख दी। महागठबंधन के सामने आप बात कर रहे हैं मिल्ली तंजीम की। इमारत शरिया ने आप कभी जाके तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद से बात किया कभी जाके? देखिए, कोई क्या किया नहीं किया, लेकिन बिहार की जो मुख्तलिफ मिल्ली तंजीम है, बिहार का जो सेकुलर लोग है, बिहार के जो इंटेलेक्चुअल है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, उन्होंने जब भी बात हुई, उनका ये एक मशवरा रहता था बिहार के नौजवानों का कि मिल के लड़िए, भाजपा को हराना है। क्योंकि भाजपा बहुत बड़ी ताकत है, भाजपा के पास हजारों करोड़ रुपया है, ईडी है, सीबीआई है, ये करती है। भाजपा का मतलब नफरत की बाजीगिरी है। तो हमने आपने मेरे एमएलए को भी तोड़ा, तब भी हमने दिल दिखाया, क्योंकि हम सोचते हैं बिहार के लिए, सीमांचल के लिए बड़ी बात होनी चाहिए। अपना ईगो से बढ़ के दूसरा, मनोज झा जी किसके इशारे पे कहें ये नहीं पता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मतलब तेजस्वी यादव ने मनोज झा को से बुलवाया है ये बात? अब मनोज झा जी तेजस्वी जी के कहने पर बोले, लालू जी के कहने पर बोले, ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हमने चिट्ठी लालू जी को लिखा है, हमें उम्मीद है कि लालू जी इस पर जरूर जवाब दें, क्योंकि लालू जी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ यूपीए 1 यूपीए 2 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और सोनिया जी के बगल में जब बैरिस्टर साहब बैठते थे, तो वहां पे ओवैसी साहब बैठते थे। 2005 में पूछिए अली अशरफ फातमी साहब से, यही ओवैसी साहब को लाए थे, राजद का कैंपेन किए थे। तो मतलब ओवैसी साहब का एमएलए पसंद है, ओवैसी साहब के प्रदेश अध्यक्ष अगर राजद में आ जाए वो पसंद है, ओवैसी साहब आप कैंपेन कर दे वो पसंद है। यूपीए 1 सरकार को हमने समर्थन दिया, कांग्रेस की यूपीए 2 को हमने समर्थन दिया। अभी रेवंत रेड्डी साहब जो चीफ मिनिस्टर सिटिंग, अभी बीजेपी के चुनाव, एमएलसी को चुनाव में हमने, एमआईएम ने हराया, कांग्रेस ने साथ दिया। कांग्रेस इतनी देश की इतनी बड़ी पार्टी है, उसने साथ दिया, उसने एमआईएम का साथ लिया। और एमआईएम ने उसका, अकबर ओवैसी साहब ने फ्लोर में बोला कि हम बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। हमने इमरान प्रतापगढ़ी साहब को राज्यसभा में वोट दिया, हमने प्रणब मुखर्जी साहब को जब राष्ट्रपति बने एमआईएम ने वोट दिया, मीरा कुमार जी को दिया। जब भी अपोजिशन को जरूरत पड़ी, यूपीए 1 यूपीए 2 के अलावा सोनिया जी ने जब भी कहा, अहमद पटेल साहब के जरिए सोनिया जी जब भी कहे, हमने ईमानदारी से सेकुलर ताकत को साथ दिया। आज तक भाजपा के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब बिहार में कोई भी एमएलए उठा लीजिए, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सीमांचल के, अगर सबसे बेबाकी से और सबसे ईमानदाराना कोई सवाल उठाता है, उसका नाम अख्तरुल इमान साहब। हर मुद्दे पर, शिवर का मुद्दा हो, मदरसा अजीजिया जल गया उसका मुद्दा हो, कुरैशी साहब का मॉब लिंचिंग उसका हो, अररिया में एसएसबी मार दिया उसका मुद्दा हो, 2 जेल में अररिया पुलिस कस्टडी में 2 डेथ हुआ उसका हो, बिहार शरीफ में मुहर्रम के ताजिया का मामला, अखाड़ा का मामला उसमें हो, उर्दू टीटी, उर्दू अनुवादक, पुल पुलिया, सड़क, टीचर, शिक्षक, किसी का भी मामला हो, सचिवालय कर्मचारी, क्लर्क,
पीडीएस डीलर का मामला, हर मुद्दे पर अख्तरुल साहब ने ईमानदारी से उठाई है। सबसे ज्यादा बिहार असेंबली में अगर किसी एमएलए ने असेंबली में क्वेश्चन अपोजिशन में किया, उसका नाम अख्तरुल साहब है, जबकि सबसे छोटी पार्टी अपोजिशन के भी अपोजिशन, उसमें भी अख्तरुल साहब ईमानदारी से बात रखते हैं। बाढ़ की समस्या, कटान की समस्या, स्कूल की समस्या, एमयू किशनगंज की समस्या, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसमें अख्तरुल साहब ने मुद्दा नहीं उठाया। उसके बाद आप फिर का परस बोलिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा आप क्यों तब 243 में मनोज झा जी का जो सुझाव है, मनोज झा जी खुद चुनाव राजद लड़ ले, कांग्रेस को ही मना कर दे, वीआईपी को ही मना कर दे, लेफ्ट को ही मना कर दे, सबको मना करके अकेले लड़ लीजिए आप। ये तो अहंकार की भाषा है ना। आप बतलाइए ना आपके बूथ पर कितना वोट मिलता है राजद को। राजद का 99% वोटर जो है पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान है। आप सब जाकर सर्वे कीजिए, मुसलमानों के बीच जाकर, दलितों के बीच जाकर, सीमांचल के बीच जाकर, उनका क्या कहना है। 99% न्यूज चैनल ने जो न्यूज चलाया था उसमें लोगों ने कहा कि महागठबंधन एमआईएम का यह प्रस्ताव बहुत ही बेहतर है और राजद को, महागठबंधन को, एमआईएम को ईमानदारी से लेना चाहिए। और जितने भी ऑफलाइन लीडर हैं, सुरेंद्र यादव जी हो, ललित यादव जी हो, आलोक मेहता साहब हो, सिद्दीकी साहब, सब सीनियर हैं उनसे, मनोज झा जी से, सब पुराने हैं, उनसे पूछिए। राजद दफ्तर में जाकर मेमोरेंडम देना एआईएमआईएम की राजनीतिक चुक तो नहीं थी? कोई नहीं चुक, हमने ईमान, देखिए हम लोग दिल से राजनीति करते हैं, हम लोग बिहार को बचाना चाहते हैं, नफरत की बाजीगरी से, नफरत की सौदागरी से हम बचाना चाहते हैं। हमने सीमांचल में एक क़यादत खड़ी की, बिहार में मजलूमों की एक आवाज एमआईएम बनी, हम उस लिए आए थे। अगर आपको लगता है तो ठीक है, आपका प्रपोजल, हम अपना 100 सीट पे तैयारी किए हैं, हम छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे, लड़ेंगे चुनाव, जय सीमांचल, जय बिहार, बिहार की जनता फैसला लेगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि अब छोटी पार्टी से गठबंधन करेंगे। हाँ। तो अब किसके साथ आप गठबंधन करेंगे? जो पार्टी, अब जब बीजेपी को हराना है, हमारी जो सकत है, जो भी पार्टी महागठबंधन में नहीं रहेगी और जिसका मकसद है बीजेपी हराना है, हम उसके साथ जाएंगे। अच्छा, आप कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? इसका फैसला बैरिस्टर ओवैसी साहब, अख्तरुल साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब करेंगे, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। लेकिन हम 60-70 सीट की तैयारी किए हैं और आज जो ये फैसला हुआ था महागठबंधन में जाने का, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे महागठ, अब तो लोग ओपन हो रहा है, हर बिहार के हर जिला से लोग बोल रहा है, नालंदा हो, जमुई हो, शेखपुरा, गोपालगंज, सिवान, मोतिहारी, चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, अब से सोशल मीडिया देख लीजिए, सहरसा, सुपौल, सब बोल रहा है लड़िए, जमकर लड़िए एमआईएम के लोग। आज बैरिस्टर साहब, अख्तरुल साहब की एक आवाज है। आपका कहना है कि आप तीसरा मोर्चा बनाएंगे, अलग करेंगे, ठीक है। अब कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? इसका फैसला तो बैरिस्टर साहब, अख्तर साहब, अकबर साहब, आफ्ताब सर करेंगे, मिलकर फैसला होता है इसका फैसला। लेकिन हम 50-100 सीट पे लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और जनता की अदालत में जाएंगे अपनी। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अब आपकी जो राय है लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को लेके राय बदल गई है? नहीं, हमने लालू जी का अभी भी इंतजार है, हम लालू जी की इज्जत करते हैं। लालू जी बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन ये बात अब राष्ट्रीय जनता दल को, लालू जी को और उनके लोग को समझना चाहिए कि आखिर कौन है जो चाहता है बीजेपी को फायदा हो। जब से एमआईएम ने प्रस्ताव दिया, आप दिलीप जायसवाल जी का देख लीजिए, चेहरे का फाख्ता हो गया, जदयू के प्रवक्ताओं का देख लीजिए, चेहरे का फाख्ता हो गया। जब डिवीजन ऑफ वोट ही नहीं होगा तो उन लोग जान रहे हैं कि एमआईएम जीतेगी और महागठबंधन जीतेगा। आप गोपालगंज, कुर्नी, रानीगंज, इमामगंज देख लीजिए, एमआईएम भी लड़ी, महागठबंधन भी लड़ा था, उस वक्त नीतीश जी भी साथ थे, हार गया महागठबंधन, बीजेपी जीत गई। तो इसलिए अख्तरुल साहब ने 2019 में भी 3 लाख से ऊपर वोट लाया लोकसभा में, 2024 में भी 3.25 लाख से ऊपर लगभग अख्तर साहब ने वोट लाया। आज सीमांचल नहीं, बिहार के सबसे बड़े लीडरों में अगर नाम है, उसका नाम अख्तरुल साहब है। उसमें मुस्लिम, हिंदू, दलित, आदिवासी सब चाहता है। तो एक पार्टी, एक आवाज है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैरिस्टर ओवैसी साहब, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी भी, बीजेपी भी नतमस्तक है, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी भी उनके तारीफ करने, कसीदा पढ़ना नहीं छोड़ रहा है। तो हमने इलेक्शन कमीशन में भी जाकर अपनी बात रखी थी, जो वोटर लिस्ट वाला, सबसे पहले हम गए थे, उसके बाद महागठबंधन किया। हम परसों दिल्ली भी इलेक्शन कमिश्नर किया जा रहे हैं। हम तो आवाज उठाएंगे, हम हर मुद्दे पर उठाएंगे। आप कह रहे हैं कि हम लालू जी से अभी भी उनसे यही है कि आप, लालू जी बड़े लीडर हैं, आप पता कीजिए कि कौन ऐसा भाजपाई मानसिकता का लोग है जो नहीं चाहता है कि आपके महागठबंधन जीते, नहीं चाहते आपके पुत्र महोदय चीफ मिनिस्टर बने। उसके दिल में कहीं ना कहीं ऐसी बात है, क्योंकि 2005 में राजद हारी, 2009 में राजद लोकसभा हारी, 2010 में राजद 22 सीट पे आ गई, 2014 में राजद 4 सीट पे आ गई लोकसभा में, 2015 में राजद नीतीश जी के साथ किसी राजद और नीतीश जी बनाए, उसके 2019 में 0 सीट राजद आई, फिर 2020 में राजद नहीं बना पाई सरकार, फिर 2024 में 3-4 सीट पे अटक गई राजद। तो लगातार ये हार हो रही है। आखिर हार की वजह क्या है? कौन ऐसे लोग हैं जो आपको सामाजिक न्याय के लोग से दूर कर रहे हैं? आप पता कीजिए कि पैराशूट के लोग आके। अब कितने सीटों पर आप राजद को डैमेज करेंगे? हम कोई डैमेज का मेरा इरादा नहीं, हम जनता की अदालत में जाएंगे। हमने ईमानदारी से प्रस्ताव रखा था,
हमारे कैंडिडेट तैयार हैं पूरे बिहार में, चंपारण हो, मिथिलांचल हो, सीमांचल हो, मगध हो, भागलपुर प्रमंडल हो, नालंदा हो, नवादा हो, जमुई हो, शेखपुरा हो, महाराजगंज हो, गोपालगंज हो, हम अब लड़ेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। जी, जी। हमारे पर अब इल्जाम नहीं लगना चाहिए कि एमआईएम ने प्रस्ताव ईमानदारी से नहीं रखा। हम अभी भी, मेरा टारगेट है बीजेपी हराओ, हम जनता की अदालत में जाएंगे, बीजेपी के खिलाफ हम थे, हैं और क़यामत की सुबह इंशाल्लाह रहेंगे। ये एमआईएम का बेस लाइन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदिल साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो आपने सुना कि इनका अलग अब तीसरा मोर्चा बनेगा। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।